ना भूले। गर्मी में गरीब बहू का ठंडा घास का ससुराल। हे भगवान, सूरज देवता, आज तो लगता है आपने सारी दुश्मनी निकाल ली है पुरानी। आज तो आप मार के ही मानोगे। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। एक तो गांव में बिजली नहीं है, ऊपर से हवा भी नहीं चल रही, और यह तापमान इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि सहा ही नहीं जाता। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब। हाँ भाई साहब, एक तो गांव में कल रात बिजली के खंभे में आग लग गई गर्मी की वजह से, और जिसकी वजह से पूरे गांव की बिजली भी चली गई। गर्मी से परेशान गांव वाले सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सरला वहां आती है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? क्या आज आपकी हवेली में भी बिजली नहीं है? आ गई सरला तुम ताना मारने के लिए? तुम तो एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप हमारे घर चलिए, वहाँ आपको आराम मिलेगा। अच्छा। अरे तुम लोगों की खुद को रहने की जगह तो है नहीं, और चली हो मुझे साथ ले जाने। देख रहे हो गांव वालों, इस औरत का तो सच में दिमाग खराब हो गया है। गर्मी सच में ही इसके सिर में चढ़ गई। अरे नहीं ताऊ जी, एक बार आप हमारे साथ चलकर तो देखिए। रघुनाथ, अगर ये दोनों इतना कह रही हैं तो एक बार जाके देख लेते हैं ना। चल भाई चल, अगर इन लोगों को खुद ही अपना मजाक बनवाने का इतना ही शौक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रघुनाथ और सुरेश अपने कुछ दोस्तों के साथ सरला के घर जाता है। सरला का घर घास का बना था। उसके घर का सारा सामान, पंखा, कूलर, फर्नीचर, फ्रिज, सब घास का बना हुआ था। अरे सरला, बाहर इतनी गर्मी है और तुम्हारा घर इतना ठंडा, ये कैसे हो सकता है? सरला का घर देखकर रघुनाथ को बहुत झटका लगता है, लेकिन रघुनाथ सरला का घर देखकर इतना हैरान क्यों था? आखिर वो क्या कहना चाहता था, और सरला का घर घास का क्यों बना था? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं यह सब जानने के लिए। सूरज और ज्योति की अभी अभी शादी हुई थी। सूरज ज्योति को लेकर अपनी हवेली में आया था। बाहर गेट पर सरला आरती का थाल लेकर खड़ी थी। तभी रघुनाथ कहता है, बहू तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे ताऊ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। देखो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सूरज बेटा, हवेली के जिस हिस्से में तुम रहते हो, मैंने वहाँ रेनोवेशन का काम शुरू करवाया था। मुझे लगा था कि तुम्हारी शादी पर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन अभी तक वहाँ रेनोवेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ताऊ जी, आपने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं इतनी गर्मी में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम्हारे ताऊ जी के रहते हुए तुम्हें भला भटकने की क्या जरूरत है? तुम जाकर हमारे पुराने घर में रह लो। जब तक रेनोवेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम वहाँ आराम से रह लेना। अरे जेठ जी, दूसरे घर में जाने की क्या जरूरत है? आपकी हवेली में तो इतने सारे कमरे खाली है, हम लोग वहीं रह लेंगे। सरला की बातें सुन के तो रघुनाथ परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, अरे सरला, मेरे हिस्से में तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं, बाकी तो तुम सबका ही है सारा हिस्सा। और एक कमरे में तो सामान रखा हुआ है शादी का, और दूसरा कमरा तो तुम लोगों के रहने के लायक भी नहीं है। वहाँ तो बहुत सारे चूहे हैं और बदबू भी आती है। इतनी गर्मी में भला तुम सब लोग नई बहू को लेकर वहाँ रहोगे? नहीं नहीं। लेकिन जेठ जी, पता नहीं वो घर अब साफ होगा भी या नहीं, बहुत दिनों से बंद पड़ा है ना। अरे सरला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने खुद अपने आदमियों को बोलकर उस घर को साफ करवाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ही ऐसी गंदी जगह पर भेज दूंगा, और वो भी नई बहू के साथ? नहीं नहीं। अरे वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। अगर भाई नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। रघुनाथ सरला और उसके परिवार को काफी समझाता बुझाता है, और उसके बाद उन्हें पुराने घर में भेज देता है। रघुनाथ का दूसरा घर कोई घर नहीं था, बल्कि एक सादी सी झोपड़ी थी। जब सूरज अपने परिवार को लेकर उस झोपड़ी में आता है तब, अरे सूरज बेटा, ये खिड़की दरवाजे सब अच्छे से खोल दे और पंखा चालू कर। ये घर है या ईंट की भट्टी? इसके अंदर तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत घुटन हो रही है, सांस लेने में भी जलन हो रही है। अरे माँ, लेकिन इसके अंदर तो कोई पंखा ही नहीं है। क्या बोल रहा है बेटा? पंखे के बिना हम लोग इस घर में कैसे रहेंगे? रघुनाथ की वह छोटी सी झोपड़ी बहुत ज्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सभी गर्मी में परेशान हो रहे थे कि तभी सरला को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। अरे सूरज जी, माँ जी को क्या हो गया है? जल्दी से खिड़की दरवाजे खोलिए। सूरज घर के खिड़की दरवाजे खोलता है। ज्योति घड़े से पानी लाकर सरला पर छिड़कती है और एक गिलास पानी सरला को पीने के लिए देती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना?
बहू, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तू हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। मैंने तेरा स्वागत हवेली में करना चाहा, लेकिन तेरे कदम यहाँ झोपड़ी में ले आए हैं हम सबको भी। मैंने तो सुना था बहू घर की लक्ष्मी का रूप होती है, घर में तरक्की लाती है, लेकिन तूने तो हमें यहाँ झोपड़ी में लाकर रख दिया है। माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें ज्योति की क्या गलती है? वैसे भी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये सब बातें मत सोचिए। सूरज, तू तो चुप ही हो जा। तेरी बीवी की वजह से ही हमें सब ये देखना पड़ रहा है। ज्यादा हिमायती मत कर अपनी बीवी की, वरना उसके साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे माँ, कैसी बातें करने बैठ जाती हो आप लोग? कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। चलो अब सो भी जाओ। जिसके बाद सरला शांत हो जाती है और फिर चारपाई पर बिस्तर लगाकर सभी लोग सो जाते हैं। झोपड़ी में घुटन काफी ज्यादा थी। खिड़की दरवाजे खोलने के बाद भी हवा का कुछ अता पता नहीं था। सूरज और ज्योति साथ में सोए थे। ज्योति, तुम माँ की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो मेरी सास है और ऊपर से आज ये सब कुछ हो गया। इसमें माझी की भी कोई गलती नहीं है। सूरज और ज्योति खुसर खुसर करते हुए धीरे धीरे दबी हुई आवाज में बातें कर रहे थे। इतनी गर्मी में भी तुम लोगों को चैन नहीं है, मक्खियों की तरह भिन-भिना रहे हो। सो जाओ चुपचाप। सोना नहीं है क्या तुम लोगों को? अरे अरे, नहीं नहीं माँ, हम बस सो ही रहे थे। ऐसे ही गर्मी में सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, महारानी जी उठिए, सूरज सर पर आ चुका है। आज आपकी मुंह दिखाई भी तो है ना, सारे गांव वाली औरतें आएंगी तुम्हारा मुंह देखने के लिए। उनके सामने भी सोए रहना है क्या तुम लोगों को? अरे क्या माँ, सुबह सुबह दाना पानी लेकर चढ़ गई हो? आपको पता है ना कल रात कितनी गर्मी थी, जिसकी वजह से कोई भी ढंग से सो नहीं पाया है। सूरज, मैं तुझे फिर एक बार बता देती हूँ, हम सास बहू के बीच में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। सुबह सुबह भी झोपड़ी तंदूर की तरह गर्म हो चुकी थी। ऊपर से सरला का भी पारा काफी हाई था। सरला की जली कटी बातें सुनकर ज्योति जल्दी से उठ जाती है और बिना कुछ कहे नहाने के लिए चली जाती है। सूरज बेटा, निकल ले तू भी, कहीं सास बहू के बीच में तू पिसके ना रह जाए। जिसके थोड़ी ही देर के बाद सूरज नाश्ता पानी करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। सूरज के जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद गांव की औरतें भी मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। अरे सरला, तेरा घर तो आग की भट्टी की तरह तप रहा है। अंदर से मेरा तो पूरा शरीर जलने लग गया। अब क्या ही कर सकते हैं, इस बार की गर्मी तो लग रहा है जान लेकर ही मानेगी। और हाँ सरला, अगर तू इस घर में रही ना तो तेरी जान जाना तो पक्का तय ही है। देख रही हो गर्मी कितनी भभक रही है, कितनी घुमस हो रखी है तुम्हारे इस घर में। थोड़ी सी देर में मैं तो पसीने से नहा चुकी हूँ। शांति की बातें सुनकर सरला खिड़की दरवाजे खोलने के लिए जाती है। अरे नहीं नहीं सरला बहन, बंद ही रहने दे खिड़कियों को तो। बाहर कौन सी ठंडी हवा चल रही है, लू ही चल रही है। उससे बढ़िया तो गेट बंद ही रहे, खिड़कियां बंद रहे ना, उसी में ही फायदा है। अच्छा सरला, ये बता तुझे क्या लगता है, सच में तेरा जेठ हवेली रेनोवेट करवा रहा है? हाँ शांति बहन, उन्होंने तो मुझे यही कहा है। बस यहाँ हफ्ता भर रह के फिर हम अपनी हवेली में वापस चले जाएंगे। अच्छा भाई, देखते हैं हम भी कब तेरा जेठ तुझे हवेली में बुलाता है। नई दुल्हन को इस झोपड़ी में लेकर आ गए तुम सब लोग भी। कहाँ बेचारी ने हवेली के सपने देखे थे और कहाँ अब ये झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। यह ठीक नहीं किया सरला बहन तुमने। मुंह दिखाई में आई हुई गांव की औरतें सब सरला को ताना मारकर वहां से चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है और वह ज्योति पर और भड़क जाती है। गांव की औरतों के जाने के बाद ज्योति चूल्हे पर खाना बनाती है तो चूल्हे से निकला हुआ धुआं पूरी झोपड़ी में भर जाता है, जिसकी वजह से झोपड़ी और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। बहू, मारना चाहती है क्या मुझे? एक तो ये गर्मी और ऊपर से मेरा पारा भी तेरी वजह से 24 घंटे चढ़ा ही रहता है। इतना धुआं कर दिया तूने इस झोपड़ी में। अरे नहीं नहीं माँ जी, इस घर में गैस नहीं है तो इसी वजह से मुझे चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। और चूल्हे पर खाना बनाऊंगी तो घर में धुआं तो होगा ही ना। अगर चूल्हे पर ही खाना बनाना है तो बाहर जाकर आंगन में बना, इस घर को और गर्म करने की जरूरत नहीं है। सरला ज्योति पर बहुत गुस्सा करती है और उसे डांट कर चूल्हा बाहर ले जाने के लिए कहती है। सरला का गुस्सा देखकर ज्योति मिट्टी का चूल्हा उठाती है और बाहर आंगन में ले जाती है। बस थोड़ी देर के लिए चूल्हा झोपड़ी के अंदर चला था, लेकिन उसकी वजह से भी झोपड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से सरला बाहर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर हाथ पंखे से हवा करने लगती है। नीचे काफी हरी हरी घास थी। सरला को काफी ठंडक महसूस होती है, लेकिन वहीं ज्योति को कड़ी धूप में खाना बनाना पड़ता है। पता नहीं मैंने माँ जी का क्या बिगाड़ा है,
कि माँ जी मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हैं। एक तो इतनी कड़ी धूप में खाना बना रही हूँ, मेरा तो पूरा शरीर जलने लग गया है अब तो। सुबह के 9 बज चुके थे। कड़ी धूप सर पर थी। धूप में खाना बनाने की वजह से ज्योति को काफी परेशानी महसूस हो रही थी। हे भगवान, एक तो इतनी धूप, ऊपर से चूल्हे पर आग भी अच्छे से नहीं चल रही है। ज्योति को खुले में खाना बनाने में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वह सारा खाना बना लेती है। सूरज पहले ही काम पर चला गया था। खाना बनने के बाद ज्योति खाना लेकर सरला को देती है। ओहो, इतना गरम खाना बहू कौन किसी को देता है। एक तो यह गर्मी, तू यह गरम खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, सूरज जी ने बताया मुझे कि आपको गरम खाना ही पसंद है, इसलिए मैंने आपको गरम खाना दिया। अच्छा, अब मेरे बेटे की गलती हो गई इसमें भी। जिसके बाद सरला खाना खाना शुरू करती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी और झोपड़ी की छत भी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादातर धूप झोपड़ी में आ रही थी। इतनी गर्मी में किसी का भी खाना खाने का मन नहीं करता। फिर भी जैसे तैसे सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद जब सरला पानी पीती है तो वह थूक देती है। ज्योति बहू, एक काम कर, यह पानी तो बहुत गर्म है, पिया ही नहीं जा रहा, जाकर नदी से ठंडा पानी भरकर लेकर आ। सरला की बातें सुनकर ज्योति घड़ा ले लेती है और पानी भरने के लिए नदी की तरफ जाती है। कड़ी धूप से घड़ा लेकर चलने में ज्योति की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद ज्योति नहर के किनारे पहुंच जाती है। फिर वह नदी से पानी भरकर वापस जाने लगती है। कड़ी धूप में लगातार काम करने की वजह से ज्योति को चक्कर आने लगता है, जिसके बाद वह कुछ देर के लिए वहां घास पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है तो वह घड़े से पानी निकालकर पीती है। ज्योति जैसे ही घड़े से पानी पीती है तो उसे पानी बहुत ठंडा लगता है, जिसके बाद वह थोड़ी देर के लिए घास पर लेट जाती है। घास पर लेटने की वजह से उसे बहुत ठंडक महसूस होती है। अरे, घास की वजह से घड़ा ठंडा हो गया है और उसके अंदर का पानी भी। अगर मैं इस घास को मटके के ऊपर लगा दूं, फिर तो हमारे भट्टी जैसे घर में भी ये पानी ठंडा ही रहेगा। लेकिन मैं इतनी घास लेकर कैसे आऊंगी? ज्योति इतना सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर वहाँ पास में पड़े एक बैग पर जाती है। वो बैग में काफी सारी घास तोड़ तोड़ कर भर लेती है, जिसके बाद वह घड़े में पानी और घास लेकर अपने घर की तरफ चलती है। जैसे ही ज्योति घर पर पहुंचती है तो सरला का पारा पहले से ही काफी ज्यादा हाई था। वह दाना पानी लेकर ज्योति पर चढ़ जाती है। अरे बहू, इतना समय लगता है पानी लाने में? अरे माँ जी, इतनी गर्मी में मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ घास पर बैठ गई थी। अच्छा है, हो गया होगा तेरा आराम। ये नहीं देख रही कि पीछे सास गर्मी से परेशान प्यासी बैठी है, लेकिन तुझे तो आराम करना था ना वहाँ ठंडी ठंडी जगह पर। ज्योति सरला को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वह घास घड़े के ऊपर लगा देती है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, जिसके बाद वह पानी निकालकर अपनी सास को पीने के लिए देती है। ठंडा ठंडा पानी पीकर सरला के सूखे गले को काफी आराम मिलता है। यही ठंडा पानी पहले नहीं दे सकती थी क्या? मैं इतनी देर से प्यासी बैठी हूँ। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। सूरज भी कारखाने से जल्दी घर पर आ जाता है। सूरज को देखकर सरला, अरे बेटा, मैं इस झोपड़ी में और ज्यादा नहीं रह सकती, तू जाकर अपने ताऊजी से बात करना, देख रेनोवेशन का काम पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है माँ, अभी जाकर देखता हूँ मैं, आप आराम कीजिए। सूरज रघुनाथ से बात करने के लिए हवेली के लिए निकल जाता है। सूरज के जाने के बाद ज्योति भी अब घर के सारे काम निपटाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जाती है, लेकिन टूटे छप्पर की वजह से तेज धूप उसके बेड पर आ रही थी। अरे, इस छप्पर का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कितनी ज्यादा धूप आ रही है। हाँ, मेरे पास जो घास बची हुई है वो बहुत है इसके लिए, तो एक काम करती हूँ, उसे छप्पर पर ही लगा देती हूँ। जिसके बाद ज्योति उठती है, पड़ोसियों से सीढ़ी मांग कर लेकर आती है। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन ज्योति फिर भी हार नहीं मानती। वह माथे से पसीना पूछती है और वह सीढ़ी लेकर छत पर चढ़ती है और घास को अच्छे से बांधकर पूरे छप्पर को ठीक कर देती है। अब पूरी छत पर घास बिछ चुकी थी। जिसके बाद ज्योति जैसे ही घर के अंदर आती है तो उससे काफी ठंडक का एहसास होता है। जिसके बाद वह सोचती है, अगर मैं अपनी पूरी झोपड़ी में घास लगा दूं तो मेरा पूरा घर ठंडा हो जाएगा। यह सब सोचकर ज्योति दोबारा से टोकरी लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है और कुछ ही देर के बाद वहां से बहुत सारी घास लेकर अपने झोपड़ी पर पहुंच जाती है और घास को अपने घर की दीवारों पर दोनों तरफ अंदर और बाहर लगा देती है। अरे, ये सब क्या कर रही है ज्योति बहू? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैंने तो अपने सारे घर पर घास लगा दी है और छत को भी घास से ठीक कर दिया है। अब आप देखिए ना, हमारा घर ठंडा हो गया है ना। सरला को भी घर पहले से ज्यादा काफी ठंडा लगता है।
हाँ हाँ, घर तो सच में ठंडा हो गया है। चलो बढ़िया है, आज पहली बार तूने कोई ढंग का काम किया है बहू। सरला मुंह बनाते हुए ज्योति की थोड़ी बहुत तारीफ करती है। वहीं दूसरी तरफ हवेली में अरे ताऊ जी, हमारे घर का रेनोवेशन का काम पूरा हुआ। उस झोपड़ी में तो बहुत परेशानी हो रही है। सबको बहुत मुश्किल से रहना पड़ता है, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ पर। अरे ऐसी बात है तो सूरज बेटा आप बैठे यहाँ इसी में, थोड़ी देर ठंडी हवा खा। अरे ताऊ जी बताइए ना, रेनोवेशन का काम हुआ या नहीं? अरे कौन सा रेनोवेशन, कैसा रेनोवेशन? मैंने कोई रेनोवेशन नहीं करवाया। वो झोपड़ी ही तुम लोगों की असली जगह है। अब से तुम वहीं रहोगे, यहाँ हवेली में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे तो तुझे क्या लगा तुम सबके लिए मैं इतना खर्चा करके रेनोवेशन करवाऊंगा? ये हवेली सिर्फ मेरी है और इसमें मैं तुम्हें कभी नहीं रहने दे सकता। मैंने तुम्हारे पिता के मरते वक्त ही उनसे हवेली का यह हिस्सा अपने नाम करवा लिया था। अब तुम लोगों को इस हवेली में कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए सिर्फ वो झोपड़ी ही है। निकल जाओ यहाँ से, हवेली अब सिर्फ मेरी ही है। अरे ताऊ जी आपने हम सबके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे अब बचा ही क्या है, जो मैंने करना था कर दिया है और अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। निकल जा यहाँ से। जिसके बाद सूरज गर्मी में परेशान होकर वापस अपनी झोपड़ी पर आ जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या कहा तेरे ताऊ जी ने? हो गया क्या रेनोवेशन का काम पूरा? हम कब जा सकते हैं अपनी हवेली में? अरे नहीं माँ, ताऊ जी ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने हमारी हवेली हड़प ली है। उन्होंने रेनोवेशन का सिर्फ बहाना बनाया था। उन्होंने पिताजी के देहांत के समय ही हवेली का वो हिस्सा अपने नाम करवा लिया। सूरज की बातें सुनकर तो सरला के होश ही उड़ जाते हैं। सूरज भी काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद ज्योति उसे ठंडा पानी लाकर देती है। ठंडा पानी पीकर सूरज को काफी अच्छा लगता है। पानी पीने के बाद सूरज चारों तरफ देखता है। अरे ये पानी इतना ठंडा कैसे हो गया? और अब तो ये झोपड़ी भी इतनी गर्म नहीं लग रही है। तुम लोगों ने ये क्या चारों तरफ घास घास लगा रखा है? सूरज जी, मैंने अपने घर के चारों तरफ हरी हरी घास लगा दी है, जिसकी वजह से हमारा घर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। थोड़ी देर के बाद ज्योति सभी को खाना निकाल कर देती है और सभी खाना खाकर चारपाई पर सो जाते हैं। लेकिन गर्मी होने की वजह से किसी को भी चारपाई पर नींद नहीं आ रही थी। चारपाई पर सोना काफी मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह अरे उस दिन जब मुझे चक्कर आ रहा था तो मैं घास पर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेटी थी, तो कितना अच्छा महसूस हो रहा था। तो क्यों ना मैं भी एक घास की चारपाई बना दूं, तो हमें भी गर्म चारपाई पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सोचकर ज्योति जल्दी से सुबह पानी भरने के लिए नदी पर चली जाती है। घड़े में पानी भरकर नदी के किनारे से ढेर सारा घास तोड़कर वह अपने साथ अपने घर ले आती है और घास को बुनकर चारपाई बनाती है। फिर सिलाई मशीन पर सूती कपड़े से कवर कर देती है। यह सब देखकर सरला पूछती है, अरे बहू अब क्या करने लग गई तू? अरे कुछ नहीं माँ जी, रात को चारपाई पर सोने में बहुत दिक्कत होती है, गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए मैंने घास से कुछ चटाइयाँ बनाई हैं, कुछ नरम और ठंडी गद्दे तकिया भी बनाए हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो। अच्छा किया, कम से कम सोने में गर्मी तो नहीं लगेगी। तभी सूरज बाहर से घर आता है। अरे बाहर तो बहुत कड़ी धूप है, मैं तो इतनी गर्मी में सोकर पापड़ ही बन जाऊंगा। मेरा तो अपनी इस ठंडी झोपड़ी से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। सूरज की बातें सुनकर ज्योति के दिमाग में बत्ती जलती है और वह सूरज के लिए घास से बनकर एक अच्छी सी टोपी बना देती है। सूरज कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। वह घास की टोपी पहनकर अपनी फैक्ट्री में जाता है। ठंडी ठंडी घास की टोपी होने की वजह से उसे कंपनी में इतनी गर्मी नहीं लगती। वह आराम से काम करता है। अरे इतनी गर्मी में सूरज भाई तुम इतनी आराम से काम कैसे कर रहे हो? और ये टोपी घास की तुमने कहाँ से खरीदी? और बड़ी अच्छी भी लग रही है। अरे मैंने ये टोपी कहीं खरीदी नहीं है भाई, बल्कि ये मेरी पत्नी ने मुझे बना कर दी है। इस टोपी को पहनने से तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, इसलिए तो मैं इतना खुश लग रहा हूँ। टोपी पहनकर सूरज खुशी खुशी फैक्ट्री में काम करता है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति खाना बनाकर सरला को देती है। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो बड़ी किरकिराहट आ रही है। अरे माँ जी, जब मैं आंगन में खाना बनाऊंगी तो खाने में किरकिर तो होएगी ना। मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खाना ढक भी देती हूँ, लेकिन फिर भी बाहर तो हवा चलती ही है ना, और धूल मिट्टी उड़ने की वजह से खाने में किरकिर हो जाती है। रहने दे बहू, मुझे पता है खाना बनाने में तू जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करती है। सरला ज्योति की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे खूब डांट देती है, जिसकी वजह से परेशान होकर ज्योति बाहर आंगन में बैठ जाती है और सोचने लग जाती है।
जब मैंने घास से पूरा घर बिस्तर सब कुछ ठीक कर दिया है तो क्या मैं अपने लिए एक रसोई नहीं बना सकती? आज मैं इस घास से अपने लिए एक रसोई ठीक करूंगी। जिसके बाद ज्योति घड़ा लेकर दोबारा नदी किनारे जाती है और वहां से ढेर सारी घास उठाकर फिर वापस लेकर आती है। थोड़ी ही देर के बाद ज्योति घर पहुंचने के बाद चूल्हे के चारों तरफ बांस की लकड़ियां लगा देती है और फिर घास का पुलाव बनाकर उसे मजबूत छप्पर तैयार करती है और उसे रसोई की छत बना देती है। जिसके बाद वह घास को अच्छे से बुनकर 3 दीवारें और तैयार कर लेती है और चूल्हे के तीनों तरफ वह दीवारें लगा देती है। अरे वाह, अब मेरी रसोई में गरम गरम लू नहीं बल्कि ठंडी ठंडी हवा आएगी और अब तो मुझे धूप भी नहीं लगेगी। ठंडी रसोई तैयार करने के बाद अब ज्योति को एक और आइडिया आता है। जिसके बाद ज्योति बची हुई घास को लेकर खिड़की दरवाजे के लिए पर्दा बना लेती है। अब ज्योति की घास की रसोई बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अब खाना बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सूरज अपने साथ कुछ पंखा और कूलर लेकर आया था। ये सब कहाँ से आया जी? अरे ये पंखा और कूलर मुझे मेरे कंपनी के मालिक ने दिया है। मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का जो अवार्ड मिला था तो मेरे मालिक ने मुझे ये दिया और मैं अपने घर ले आया। अरे वाह बेटा, बधाई हो। अब तो हमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अरे ज्योति बहू, एक काम करना, इस कूलर और पंखे में भी घास लगा देना, इससे हमें और ठंडी हवा आएगी। इतना सुनने के बाद ज्योति दोबारा से घड़ा लेकर नदी की तरफ जाती है। वहां से घड़े में पानी भरकर लाती है और आते वक्त बहुत सारी घास भी लेकर आती है। घर आने के बाद वह कूलर और पंखे में भी घास लगा देती है, जिसकी वजह से कूलर और पंखे में से बहुत ठंडी हवा आने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुबह का समय था। सूरज चारपाई पर थोड़ा सा उदास बैठा था। अरे क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं ज्योति, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ। बॉस ने वहाँ फैक्ट्री में फैशन डिजाइनिंग के लिए कंपटीशन रखा है सभी वर्कर्स के लिए और मुझे उसमें जीतना ही होगा, तभी जाकर मुझे आगे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, क्या करूं। अरे आप परेशान क्यों होते हो? आप घास के कपड़े क्यों नहीं बनाते? वह काफी यूनिक भी रहेगा और घास पहनने में तो ठंडी भी लगेगी। अरे वाह ज्योति, तूने तो बड़ा कमाल का आइडिया दिया है आज। जिसके बाद सूरज और ज्योति 3-4 दिन लगातार मेहनत कर एक सुंदर से घास की ड्रेस बनाते हैं और फैशन शो में उनका यूनिक आइडिया जीत जाता है। सूरज को फर्स्ट प्राइज भी मिलता है और प्रमोशन भी मिलता है। अरे वाह सूरज, तुम्हारा यह आइडिया तो मुझे बहुत यूनिक लगा और बहुत बढ़िया। आखिर तुम्हें आइडिया आया कहाँ से? अरे सर, ये घास का ड्रेस बनाने का आइडिया मुझे मेरी बीवी ने दिया है और उसने ही सिर्फ यह ड्रेस ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गर्म घर को इस घास से ठंडा किया है। वो बहुत टैलेंटेड है। जिसके बाद सूरज खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। माँ आप देखो, आज ज्योति की वजह से मुझे प्रमोशन ही नहीं बल्कि फर्स्ट प्राइज भी मिला है। आप यूं ही बस ज्योति पर गुस्सा करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह की बात थी। एक पड़ोसन भागी भागी ज्योति के पास आती है। अरे ज्योति, तेरी सास सरला बाहर बेहोश हो गई है। यह सुनकर ज्योति बहुत घबरा जाती है। ज्योति जल्दी जल्दी उठकर देवकी काकी के घर पहुंचती है और सरला को सहारा देकर घर लेकर आती है। साथ ही चारपाई पर उसे लिटा देती है। सरला को चारपाई पर लिटाने के बाद वह कूलर और पंखा चालू कर देती है और मटके से ठंडा पानी लेकर सरला के चेहरे पर छिड़कती है। थोड़ी देर के बाद सरला को होश आ जाता है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया है। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? अरे बहू, आज मुझे बाहर ही स्ट्रोक हो गया था। मुझे तो लग ही नहीं रही था कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन तूने ये जो घर ठंडा किया है ना, इसकी वजह से हम सब लोगों को बहुत आराम है। बाहर की गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। जेठ जी ने हमें धोखा दिया है, हमसे हमारी हवेली भी छीन ली और ये झोपड़ी दे दी। पर इसमें ज्योति तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया है। हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे माफी मत मांगिए आप। मैं जानती हूँ आप घर छिन जाने की वजह से परेशान थी और ऊपर से यह गर्मी, इसमें तो अच्छे अच्छे का पारा हाई हो जाता है। अरे ज्योति बहू, तू बहुत समझदार है। तूने अपने इस घास के जुगाड़ से हमारा घर, बिस्तर, रसोई सब कितना अच्छा किया है तूने। और बाहर के मुकाबले बहू हमारा घर बहुत ठंडा है। जब बाहर से मेहमान परेशान होकर हमारे घर पर आएंगे ना, तो उन्हें बहुत ठंडक मिलेगी। तुम्हारा जुगाड़ तो बहू बहुत कमाल का ही है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे।
चलते दिनों के साथ अब ज्योति ने अपने घास के घर में घास की अलमारी, टेबल, सोफा, कुर्सी सब बना लिया था, जिसके बाद वह सभी खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन रात को गांव में बहुत तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से पूरे गांव की बिजली चली जाती है। ज्योति ठंडे घास के घर में शरबत पीते हुए सरला से कहती है, माँ जी आपने सुना है, कल रात तूफान की वजह से पूरे गांव की बिजली नहीं है। सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे होंगे। अरे हाँ बहू, हालत तो हमारी भी खराब हो जाती अगर तूने जुगाड़ से यह घास का घर नहीं बनाया होता। इस घास के बने हुए घर में बिना बिजली के भी हम लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जहाँ एक तरफ सरला अपने पूरे परिवार के साथ घास के ठंडे घर में बिस्तर पर आराम से सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ की तो नींद उड़ी हुई थी। अरे हाय, इस गर्मी में तो मेरा दम घुटा जा रहा है। कोई मुझे बाहर निकालो इस भट्टी से। अरे कविता, तुमने बात करी बिजली विभाग में, बिजली कब आएगी? रघुनाथ की हवेली भट्टी की तरह तप रही थी। 3 दिन हो चुके थे, बिजली का कोई नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से सभी गांव वाले और वह बहुत परेशान था। उसके सर से पसीना टपक रहा था। गर्मी को बर्दाश्त न करने की वजह से रघुनाथ बाहर निकल जाता है। बाहर सभी गांव वाले पेड़ की छाया में बैठे थे। रघुनाथ भी बाकी गांव वालों के साथ जाकर वहीं बैठ जाता है। सभी गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वह काफी हरा भरा था, जिसकी वजह से उसकी छांव बड़ी घनी थी। अरे सूरज देवता, लगता है आज पूरी दुश्मनी निकाल कर ही मानेंगे। अरे भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो रघुनाथ। एक तो गांव में बिजली नहीं है और ऊपर से हवा भी नहीं चल रही। पता नहीं भगवान के शर्म का बदला ले रहे हैं हम सब गांव वालों से। सभी गांव वाले बिजली के न आने से और गर्मी से काफी परेशान थे कि तभी सरला वहां आ जाती है। अरे जेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपके हवेली में भी बिजली नहीं है? क्या तुम मुझे ताना मार रही हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? अरे नहीं नहीं जेठ जी, आप हमारे घर चलो, आपको वहाँ आराम मिलेगा। बड़े आया आराम मिलेगा। तुम लोगों को खुद को रहने की तो जगह है नहीं, मुझे चलने के लिए कह रही हो। देख रहे हो गांव वालों, गर्मी से क्या हालत हो गई है इस औरत की। इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे नहीं ताऊ जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बार आप हमारे साथ चलकर तो देखिए। अरे रघुनाथ भाई साहब, अगर ये दोनों इतना कह रही है तो एक बार चलकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुरेश, चल जाकर देखते हैं। इन लोगों को खुद ही अपना मजाक उड़ाने का इतना शौक है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद सुरेश और रघुनाथ दोनों सरला के ठंडे घर में आते हैं। सरला का वह घास का बना ठंडा घर देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अरे सरला, इस चिलचिलाती गर्मी में तुम्हारी ये झोपड़ी इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? हाँ जेठ जी, आपने तो हमें हमारी हवेली से निकालकर इस भट्टी में तपने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मेरी बहू ने अपनी समझदारी से इस गर्म झोपड़ी को इतने ठंडे घर में बदल दिया है। रघुनाथ को अपने किए हुए पे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। थोड़ी ही देर के बाद ज्योति सभी के लिए नींबू का शरबत बनाकर लाती है। शरबत पीने के बाद, सरला मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया था। तुम लोगों को हवेली से भी निकाल दिया था और तुम लोगों ने इस भीषण गर्मी में मुझे अपने इस ठंडे घर में बुलाकर ठंडा शरबत पिलाया। तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम लोग वापस चलो, मैं तुम लोगों को अपने साथ अपने घर लेकर चलूंगा। हम सब पहले की तरह साथ रहेंगे। नहीं नहीं जेठ जी, अब हम लोग इस घर में बहुत खुश हैं। हम लोग कभी कभी आप सबसे मिलने आएंगे, पर मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको हवेली में गर्मी लगे तो आप अपने परिवार के साथ मेरे घर में आकर रह सकते हो। सरला का बड़प्पन देखकर रघुनाथ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वह अपनी हवेली में वापस चला जाता है। जिसके बाद सरला, ज्योति, सूरज सभी अपने घास के बने हुए घर में आराम से रहते हैं। अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने से इंसान छोटा बनता है, जबकि क्षमा और बड़प्पन उसे महान बनाते हैं।